सो बेसिकली दीज गाइज आर अफ्रेड फ्रॉम जेजी, बियॉन्से एंड डिडी, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। वो चाहे तो तुम्हारा करियर ख़त्म भी कर सकते हैं या वो तुम्हें भी ख़त्म कर सकते हैं। पैसे से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता आज के टाइम पे। बट मैं तुम्हें ये रैंडमली क्यों बता रहा हूँ, तुमने ये चेहरा तो इंटरनेट पे देखा ही होगा। इसका नाम है शॉन जॉन कॉम्स AKA PDD। टूपैक बिगी की मर्डर इन्वॉल्वमेंट से लेकर ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस इंसान का हाथ है। एंड इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हिज सेक्स पार्टीज़। एंड यहीं पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होनी शुरू हो जाती हैं जब जस्टिन बीबर का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है इस केस में। मार्च 2024 में जब पुलिस ने PDD के घर से रेड मारी तो वहाँ पे 1000 से ज़्यादा बेबी ऑयल की उन्हें बॉटल्स मिली। एंड वो कोई नॉर्मल स्मॉल साइज़ की बॉटल नहीं थी, वो बहुत बड़ी बॉटल्स थी। 120 से भी ज़्यादा लोग इस स्कैंडल में इन्वॉल्व्ड हैं एंड 25 से ज़्यादा वो तो माइनर ही हैं। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ PDD के बारे में जो तुमने शायद कभी सुनी भी नहीं होंगी। सो वीडियो के लास्ट तक रहना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो कहानी शुरू से शुरू करते हैं। PDD का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था जहाँ पे उसके डैड US एयरफोर्स में सर्व कर चुके थे एंड उसके एक मॉम एक मॉडल एंड असिस्टेंट थी। जब उसके डैड US एयरफोर्स से बाहर आए तो उन्होंने एक फ्रैंक लूकस नाम के ड्रग डीलर के साथ काम करना शुरू कर दिया। एंड बाद में आगे चल के उन्हें गोली मार दी थी एंड उनकी वहीं पे ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। एंड इस इंसिडेंट के बाद DD की फैमिली ने बहुत सारा स्ट्रगल किया एंड उन्होंने काफ़ी टफ टाइम्स देखे। सो ये तो बात हो गई DD के चाइल्डहुड की। बट इन 1990 DD न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाता है टू वर्क ऑन हिज म्यूज़िक करियर। एंड वहाँ जाते ही उसे अपटाउन रिकॉर्ड्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। सो DD ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट था इन टैलेंट ग्लोरीफाइंग, उसे टैलेंट की बहुत अच्छे से परख थी। एंड इसी को देखते ही उसकी प्रमोशन हो जाती है टैलेंट मैनेजर के तौर पे। बट इन 1993 उसे अपटाउन रिकॉर्ड से निकाल दिया जाता है फॉर सम स्पेसिफिक रीजंस। बट उसके 2 हफ्ते बाद ही वो अपना खुद का एक लेबल शुरू करता है, उसका नाम था बैड बॉय रिकॉर्ड्स। एंड इसी रिकॉर्ड्स के अंदर बिगी को साइन किया गया विद द नेम ऑफ नॉरिशियस BIG। एंड यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस करने लग गया था विद आर्टिस्ट रॉयल्टी, उन्हें पैसे देने में, उनके चार्जेस एंड बहुत सारी चीज़ों में। बिगी की डेथ को आज 25 साल से ज़्यादा हो गए एंड इट्स स्टिल अनसॉल्व्ड। सो बात करते हैं टूपैक के रैप करियर की जो 1991 में शुरू हुआ। इसके 2 साल बाद ही टूपैक की एल्बम स्ट्रिक्टली फॉर माय निगास वो प्लैटिनम रिकॉर्ड्स तक हिट करने लग गई थी। एंड वहीं पे बिगी जो स्ट्रीट्स के ऊपर फ्रीस्टाइल करता था उसे DD ने ग्लोरीफाई कर लिया था एंड उसने बैड बॉय रिकॉर्ड्स के अंदर उसे साइन कर लिया था विद सम $25K। बिगी के करियर का सबसे पॉपुलर एंड आइकॉनिक गाना जूसी वो एक्चुअली चोरी किया गया है एक आर्टिस्ट से जिसका नाम था नॉरिशियस BI। वो आर्टिस्ट भी खुद को एज अ बिग डैडी रेफर करता था एंड बिगी भी खुद अपने आप को बिग पापा कह के रेफर करता था। एंड तुम खुद ही सुन सकते हो इस गाने को जो काफ़ी सिमिलर है बिगी के जूसी गाने से। सभी का ये मानना है कि ये बहुत अच्छा मास्टरमाइंड था DD का। बट इस पॉइंट पे टूपैक और बिगी की कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। इस पॉइंट पे दोनों आर्टिस्ट के बीच में ये चल रहा था कि कौन कितने ज़्यादा रिकॉर्ड्स सेल करेगा, कौन कितने ज़्यादा अवार्ड्स जीतेगा, कौन कितने पैसे कमाएगा इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स। सो ऑन अ रैंडम डे इन न्यूयॉर्क टूपैक डिसाइड करता है कि वो एक होटल में जाके अपना गाना रिकॉर्ड करेगा। एंड उसी सेम होटल में जहाँ पे बिगी, DD एंड जूनियर माफिया काफ़ी सारे लोग बैठ के अपना स्टूडियो सेशंस कर रहे होते हैं। सो उसी होटल लॉबी में जब टूपैक एंटर करता है तो वहाँ पे एक रॉबर आता है उसे रॉब करने के लिए। बट वहीं पे उसे वो 5 गोलियां मार के चला जाता है। टूपैक अपने एक वॉग इंटरव्यू में ये बताता है कि उसी पॉइंट पे बिगी, DD एंड काफ़ी और आर्टिस्ट वो वहीं पे खड़े होकर उसे नोटिस कर रहे होते हैं एंड उसे आके कोई भी अप्रोच नहीं करता, उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। सो इस इंसिडेंट के बाद टूपैक को अरेस्ट कर लिया जाता है इन द एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड उसे वहाँ पे 9 महीने रखा गया। ये बहुत ज़्यादा इनफ टाइम था टूपैक को सोचने के लिए कि अब उसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। एंड वहीं बिगी ने गाना ड्रॉप किया हु शॉट या स्लैश वार्निंग। बेसिकली ये गाना इस इंसिडेंट के बहुत पहले रिकॉर्ड हो गया था बट उसे एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए इस इंसिडेंट के बाद रिलीज किया गया। बट इन 1995 शुग नाइट जो डेथ रो रिकॉर्ड्स का मालिक था उसने टूपैक से वादा किया वो उसे बेल दिलाएगा एंड उसे सब ये चीज़ों से फ्री करेगा अपना सारा पैसा लगा के। जब टूपैक जेल से बाहर आया he was fired up, he was ready to kill everyone, I mean through his music. So now he started working for his album
ऑल आइज ऑन मी। ये एल्बम रिलीज होने के बाद टूपैक को बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर मिला एंड बिगी का जो गाना था वन मोर चांस उसे भी बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला। सो एक इंटरव्यू में बिगी से पूछा गया टूपैक की शूटिंग इंसिडेंट के बारे में एंड उसने पूछा इंटरव्यूअर ने कि क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो बिगी ने ये आंसर दिया था। He knows you sent somebody to shoot him that first time. Is that true or false? Why? No, it's false. Why would I do that? Do you think he was just hyping a record or you have no idea? I don't know what was the problem. I wasn't inside at the time. I don't really know what's the reason for it. सो टूपैक का जो गाना था टू ऑफ अमेरिकाज मोस्ट वांटेड वो रिलीज होता है विद अ म्यूजिक वीडियो एंड उस म्यूजिक वीडियो में तुम जो ये छोटा सा एक स्निपेट देखोगे वो एक्चुअली इस चीज़ को शो करता है, इस इंसिडेंट को शो करता है बेसिकली। Please don't kill me. It was Buff's idea. No, man. I'm just a rapper, man. Please don't take me out the game. सो द थिंग इज इस छोटी सी क्लिप में ये दिखाया गया है कि जो आर्टिस्ट बिगी का रोल प्ले कर रहा है वो ये रेफर करता है कि जो भी ये चीज़ें हुई इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, ही वॉज एक्चुअली डीडी डूइंग दैट। बेसिकली कहीं ना कहीं टूपैक को भी पता था कि ये जो चीज़ें कर रहा है वो डीडी ही कर रहा है क्योंकि बिगी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ही इज़ जस्ट रैपर। इस इंसिडेंट से पहले मतलब इन दोनों की म्यूजिक इंडस्ट्री में आने से पहले इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया था पहले क्योंकि ये काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। सो अभी टूपैक बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था एंड डीडी के दिमाग में ये था हाउ टू स्टॉप हिम एंड उसने अपने बॉडीगार्ड से कुछ ऐसे वर्ड्स कहे थे जो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। He said, I'm a businessman. I'm about making money, but something gotta change. I don't give a if Pac gotta die, Big gotta die, or Suge Knight go to jail. Something's gotta change. इवन कीफर डी ने ये भी कन्फेस किया था कि उसके खुद के अंकल इस असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे क्योंकि डीडी ने उसे $1 million दिए थे। We were on the million. Yeah, he said, come on downstairs and talk to you. He tells you seriously, man, I need to get rid of these guys. I mean, he's looking at you in the eyes and he's like scared. Yeah. You tell him we'll do it for $1 million, and he's like, okay, I'll do it for $1 million. He Yeah. agrees to shake on it or something Yeah. like that. It's nothing. Who brought up the amount of $1 million? He did. Puffy did? Yeah. Okay. Was it you? No, it wasn't me. I'll shit. $1 million out there. Yeah. Take it, book. एंड एमिनम ने भी कुछ अपने फ्यूल गाने में जो उसकी रीसेंट एल्बम थी उसने ये बताया था इस गाने में। Yep, RP, rest in peace, Biggie and Pac, both of y'all should be living, put a hit on me like KVD, get him. Ain't no parties like DD party, also known as freak parties. इन पार्टीज में बहुत बड़े से बड़े लोग विजिट कर चुके हैं, बराक ओबामा से लेके डोनाल्ड ट्रम्प तक। इन पार्टीज में बहुत महंगा खाना, बहुत लैविश स्टैंडर्ड्स होते हैं जहाँ पे हर एक चीज़ टॉप नॉच रहती है, जिनका ड्रेस कोड होता है ऑल वाइट। इन पार्टीज़ में ड्रग्स होते हैं हर एक टाइप के और काइंड के एंड वो ड्रग्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो तुम्हें स्ट्रेट 30 घंटों तक जगा के रख सकते हैं एंड तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी रहती है कि तुम लाइक प्रॉपरली एवरीथिंग कर सको, चाहे वो लाइक डांस हो, चाहे वो लाइक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो। इवन कि सिम्पसन्स ने भी इन पार्टी के ऊपर एक एपिसोड बनाया था जो तुम खुद ही देख सकते हो। इन पार्टीज़ में ऑर्जी से लेके बहुत घटिया से घटिया सेक्सुअल पोजीशंस दिखाई जाती हैं एंड करी भी जाती हैं एंड द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग इज दिस कि इन पार्टीज़ में माइनर्स को भी इनवाइट किया जाता है एंड ओनली गॉड नोज कि इन पार्टीज़ में माइनर्स के साथ ऐसा क्या होता होगा। इन नवंबर 2023 केसी वेंचर ने एक डीडी के ऊपर लॉ सूट फाइल किया जिस पे डीडी के ऊपर एलिगेशंस लगे सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ एंड कंट्रोलिंग के एंड केसी ने बहुत सारी ऐसी शॉकिंग चीज़ें बताई उन डीडी पार्टीज़ के बारे में एंड उन्होंने ये भी बताया कि उन पार्टीज़ के दौरान केसी को फोर्स किया जाता था टू इन्वॉल्व इन ड्रग एक्टिविटीज़ एंड जब भी वो डीडी को छोड़ने की बात करती थी डीडी उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता था। वैसे तो डीडी ने इन सभी एलिगेशंस को डिनाई कर दिया है बट 2016 की ये सीसीटीवी फुटेज में जहाँ पे डीडी केसी को बहुत बुरी तरह से मार रहा है एंड उन्हें घसीट के एक रूम के अंदर लेके जा रहा है एंड 2002 की एक क्लिप भी वायरल हुई थी कि जहाँ पे डीडी एक्सप्लेन कर रहा है इन पार्टीज को, जो कि बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। We need alcohols. Right. Alcohols. Right. Not just one alcohol. Alcohols. Right. Just different Plurals. blend. You need the Blends. ladies. You need the booze. Check it out. You need a lot of heat. A lot of heat. Yeah. Heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. That just sounds disgusting. What are you talking? Depends on the way you look at it. Depends. Oh, people start getting gets kind of sexy. Is that what you're saying?
एंड डीडी की एक दूसरी गर्लफ्रेंड जोए डिगरसन, उसने ये भी बताया कि डीडी उन्हें सेक्सुअली अब्यूज करता था एंड उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखता था। एंड उसके बाद एक और गर्लफ्रेंड थी लिसा गार्डनर, एंड सेम डीडी ने उनके साथ भी यही किया जब वो 16 साल की थी। काफ़ी सोर्सेज से ये भी पता चला है कि जो इस पार्टी में बड़े बड़े लोग आते थे, ए लिस्टर लोग थे, तो उनको उनकी ड्रिंक्स में या इन सम काइंड ऑफ वे उन्हें ड्रग्स दे दिए जाते थे ताकि जब भी वो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करें डीडी उन्हें रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि डीडी के हर एक रूम में, हर एक जगह में उसके घर में कैमराज इंस्टॉल्ड हैं एंड वो हर कैमरा पे अच्छे से नज़र रख सकता है। जस्टिन के शुरुआती दिनों में जस्टिन को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था ऑडियंस से बिकॉज ऑफ हिज वॉइस एंड हिज वोकल्स टेक्सचर। उनके गानों की मार्केट में हमेशा डिमांड रहती थी, बट सडनली ये सब चीज़ें फेड होना शुरू हो गई। जस्टिन ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गया था, मीडिया के साथ उसके रोज़ की लड़ाई होने लग गई थी एंड पुलिस उसके पीछे बहुत ज़्यादा रहने लग गई थी। सो बेसिकली हर जगह से जस्टिन बीबर को हेट मिलना शुरू हो गई थी। बट इन सब चीज़ों से पहले जस्टिन के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिसने उसे पूरा चेंज कर दिया था। सो बेसिकली जस्टिन को इन्वाइट किया गया था डीडी के घर फॉर 48 आवर्स, बट काफ़ी लोगों का ये मानना है जस्टिन ने डीडी के घर पे कुछ ऐसा देख लिया था या कुछ ऐसा कर लिया था कि जिसके बाद वो पूरा चेंज होगा कम्प्लीटली। एंड जस्टिन की वीडियो भी एक बाहर आई थी जहाँ पे वो डीडी को जब मिलता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एंड बहुत वियर्ड एक्ट करता है। you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Okay. Number? Yeah. I'll tell you my number. Yeah. It's 555. कहा जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद जस्टिन की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट आज के टाइम में ही इज़ रियली डूइंग गुड एंड वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है अपनी वाइफ हेली बीबर के बारे में कि कैसे उसने उसे संभाला एंड उसकी मेंटल हेल्थ रिकवर करने में हेल्प की। बट कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जस्टिन खुद हॉलीवुड विक्टिम बन गया था जहाँ पे वो इस दलदल में फंसता ही जा रहा था। एंड जैसे जैसे मैं इस केस के ऊपर थोड़ा अप्रोच कर रहा था तो मुझे काफ़ी सारी ऐसी डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मिली जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, जब तुम्हें भी पता चलेंगी। सो म्यूज़िक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बियॉन्से इन फीमेल एंड इन मेल जेजी, एंड इन दोनों के काफ़ी अच्छे रिलेशन है डीडी के साथ एंड इवन डीडी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है म्यूज़िक इंडस्ट्री में। सो अकॉर्डिंग टू सम रिसोर्सेज जब भी ग्रैमी फंक्शन अनाउंस हो जाता है, काफ़ी आर्टिस्ट को ग्रैमीज मिलते हैं, तो बेसिकली ग्रैमी इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एंड इलाइट म्यूजिक अवार्ड बेसिकली जो म्यूज़िक आर्टिस्ट को मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज जब किसी फीमेल आर्टिस्ट को ग्रैमी मिलता है तो उन्हें कहीं ना कहीं इन सम वे बियॉन्से को थैंक करना ही होता है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो बियॉन्से की हिट लिस्ट में आ जाती है एंड जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा डरावने हैं। जब एडल को ग्रैमी मिला था तो उसने अपनी ग्रैमी स्पीच में बियॉन्से को आर्टिस्ट ऑफ माई लाइफ कहा था, जहाँ पे उसका कोई पॉइंट भी नहीं था। शी जस्ट रैंडमली सेड दैट। I'm very humbled and I'm very grateful and gracious, but my artist of my life is Beyonce, and this album for me, the Lemonade album, was just so monumental. एंड लिजो ने भी अपनी ग्रैमी स्पीच में रैंडमली बियॉन्से को थैंक करना शुरू कर दिया था। एंड अगर तुम्हें इन म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता है या इन स्पीचेस के बारे में कुछ पता है तो तुमने भी नोटिस किया होगा कि ये रैंडमली बियॉन्से को थैंक करने का क्या लॉजिक है। सो बेसिकली दीज गाइज आर अफ्रेड फ्रॉम जेजी, बियॉन्से एंड डीडी जो म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। वो चाहे तो तुम्हारा करियर ख़त्म भी कर सकते हैं या वो तुम्हें भी ख़त्म कर सकते हैं। जे कोल का एक बहुत पॉपुलर गाना था जो आजकल काफ़ी वायरल चल रहा है, शी नोज। एंड इसी गाने के लिरिक्स में वो स्पेसिफिकली नाम ले रहा है अलीहा, माइकल जैक्सन एंड लेफ्ट आई का, क्योंकि ये तीनों ही लोग डीडी एंड बियॉन्से की हिट लिस्ट में थे कभी। सो नाउ कम्स द शॉकिंग पार्ट, अलीहा, माइकल जैक्सन, लेफ्ट आई, दे ऑल डाइड ऑन सेम डेट 25। एंड बिली एलिश का एक गाना था व्हेन योर पार्टी इज ओवर, उस गाने की थीम ऑल वाइट थी, उसका बैकग्राउंड, बिली की क्लोथिंग, वो सब कुछ वाइट था एक्सेप्ट वन ड्रिंक जो बिल्कुल पिच ब्लैक थी। जब बिली उसे पीती है तो उसकी आंखों से वो ही ब्लैक फ्लूइड सा लाइक सम काइंड ऑफ लाइक लिक्विड उसकी आंखों से बाहर आता है एंड धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा बाहर होना शुरू होता है कि वो उसकी बॉडी से बर्स्ट कर जाता है एंड हर जगह फैल जाता है। तो तुम्हें लगना शुरू होगा कि हाँ यार ये काफ़ी सारी चीज़ें अभी कनेक्ट होना शुरू हो गई हैं। एंड जस्टिन ने एक अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो बिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है इन सब चीज़ों से। एंड तुम कान्ये वेस्ट की मोस्ट आइकॉनिक इंटरप्शन को कैसे बोल सकते हो जो उसने टेलर स्विफ्ट के साथ की थी। I'm really happy for you. I'm gonna let you finish.
but Beyonce had one of the best videos of all time. Now the question arises, did Kanye West save Taylor Swift? 25 मार्च 2024 जब डीडी को अरेस्ट किया गया था तो इस इंसिडेंट ने पूरे हॉलीवुड को एक्सपोज कर दिया था एंड कहा जाने लग गया कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, हॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं एंड तुम्हें वो पता ही नहीं है। राइट नाउ डीडी को मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ऑफ ब्रुकलिन में रखा हुआ है। इन 2025 मई में डीडी के ऊपर ट्रायल्स शुरू होंगे एंड ये काफ़ी सारे ट्रायल्स पब्लिक रखे जाएंगे एंड इन ट्रायल्स में बहुत सारी ऐसी वीडियो एविडेंसेस, टेप्स एंड बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स इन्वॉल्व होंगी। अगर ये सब चीज़ें प्रूफ हो गई कि हाँ ये चीज़ें सच हैं, देन डीडी हैज़ नो वे टू रन, ही इज़ कम्प्लीटली फिनिश्ड।